तो जैसे ही आज का लेक्चर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लें, और फिर इसके अलावा डिफरेंट जो शेप्स हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने का तरीक़ेकार, और फिर अगर हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस तरह से मालूम किया जाता है ये आप फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो याद रखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली एक पॉइंट का नाम है, और ये पॉइंट किसी भी बॉडी में पाया जाता है या अराउंड भी हो सकता है। इस पॉइंट की खास बात यह है कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें उस बॉडी का सारा जो वेट है वो एक्ट करता हुआ महसूस होता है, हमें अपेयर होता है, ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि उस बॉडी का जो सारा वेट है ना वो उसी एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, तो इस एक पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उर्दू में मरकज़ सकल कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है उस बॉडी का जो उस बॉडी के से आउटसाइड भी हो सकता है, बड़ी अहम बात है कि वो जो है बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर हमें ऐसा महसूस होता है कि जो बॉडी का सारा वेट है वो उसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ना एक रॉड है, ठीक है, अब इस रॉड का जो वेट है वो तो यूनिफॉर्मली बैलेंस हुआ है, यानी कि जो इसका वेट इधर से अप्लाई हो रहा होगा वही वेट इधर से अप्लाई हो रहा होगा, जो वेट होगा वो तो थ्रू आउट सेम होगा ना। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर यूनिफॉर्मली वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो मैं उसे यहाँ से क्यों नहीं बैलेंस कर पा रहा? मैं यहाँ से कभी बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, ये तो गिरता रहेगा। यहाँ से बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है, दो उंगलियां रख लो, यहाँ से भी नहीं कर सकता, यहाँ से भी, लेकिन नहीं, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां से इस रॉड को बैलेंस करना मुमकिन होगा, और वही जो पॉइंट है जहां से हमने बैलेंस कर दिया है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा अपेयर हो रहा है कि जो बॉडी का सारा वेट है वो इसी एक पॉइंट पर है, क्योंकि अगर वेट यहाँ कहीं पर होता तो यहाँ से बैलेंस हो जाता, अगर वेट यहाँ पर होता तो यहाँ से नहीं। एक ही पॉइंट से अगर मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब जो बॉडी का सारा वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से। तो इस रॉड का जो सेंटर होगा वही कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो, जो यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं उनका तो जो वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उनके सेंटर में ही लाया करता है, लेकिन हर जो बॉडी वो यूनिफॉर्म थोड़ी है। जैसे एक बड़ी कॉमन सी मिसाल मैं आपको बताऊं, इससे आप फर्क समझ जाओगे। एक अंडा है जो कि बॉयल हुआ है, हार्ड बॉयल एग, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? ऑफ कोर्स उसके सेंटर में होगा। लेकिन अगर कोई रॉ एग है, कच्चा अंडा है, ठीक है, अभी उबाला नहीं है, तो उस अंडे का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा? वो होगा नीचे की तरफ, जहाँ पे सारी की सारी जो वो है ना येलो पार्ट है वो जाके जमा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर वो जमा हो रहा है वहां पे हमें ऐसा लगेगा कि सारा का सारा वेट जो है वो वहीं पर ही जमा हुआ है। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडीज जो यूनिफॉर्म होती है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर में लाया करता है, और जो बॉडीज यूनिफॉर्म नहीं होती उनका जो है वो कहीं और भी लाए कर सकता है। ठीक है, उस बॉडी के अंदर। जैसे मिसाल तौर पर आप लोगों ने खिलौना देखा होगा, अक्सर जो है वो गुब्बारे के साथ एक गत्ता सा लगा देते हैं, ये एक बहुत हल्की चीज होती है, उसके नीचे कोई हैवी चीज लगा देते हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी आप उसको फेंकोगे ना तो हमेशा जो है वो गत्ते वाला हिस्सा नीचे आता है, और हमेशा गत्ते वाले नीचे हिस्सा नीचे आने का मतलब क्या हो गया कि जो उस स्ट्रक्चर का, उस सिस्टम का सारा वजन था, जो वेट था, वो कहाँ एक्ट कर रहा था? उस गत्ते वाली साइड पे, यानी कि नीचे वाली साइड पे। तो आई होप कि आपने वो देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो इस एग्जाम्पल को सिरे से भूल जाना। ठीक है, अब जरा मैं आपको बता देता हूँ कि वो बॉडी जो कि यूनिफॉर्म बॉडीज हैं और कॉमन बॉडीज हैं उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहली मिसाल मैं आपको रॉड की दे चुका हूँ। रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाया करता है? वो उसके सेंटर में लाया करता है। ठीक है, तो ये सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग इट। ठीक है, तो अगर बैलेंस हो गया तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है तो उस सर्कुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा? इस सर्कुलर प्लेट को अगर मैं बैलेंस करना चाह रहा हूं तो किस पॉइंट के जरिए बैलेंस किया जा सकता है? ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लोगे, फ्रॉम इट्स सेंटर, उसके सेंटर से किया जा सकता है। तो जो एक सर्कुलर प्लेट होती है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ होता है? वो भी होता है सेंटर में। ठीक है ना, तो ये तो पहचानना आसान सा काम है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप कोई चीज है, तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का कहाँ होगा सेंटर? इसके सेंटर में ही होगा। ठीक है, और वो हम इजीली जो है वो डायगोनल्स बना के, यानी कि अगर ऐसे एक लाइन बनाऊं और ऐसे एक लाइन बनाऊं तो जहां पे दोनों लाइंस मिलेगी वो आ जाएगा इसका सेंटर। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका डायगोनल्स के जरिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं किसी ट्राइंगल का। ठीक है, ट्राइंगल के अगर मीडियंस बनाएंगे तो जहां पे वो क्रॉस करेंगे सेंटर वाला पॉइंट, तो वो जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। और कोई सिलेंडर भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई सिलेंडर है, जैसे एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके एक्सिस को देख सकते हैं कि इसका एक्सिस कहाँ है। यकीनन इसका एक्सिस जो है ना इसके दरमियान में कहीं पर होगा, ऐसे कुछ होता है। मैंने जानबूझ के दोनों तरफ के ढक्कन हटा दिए ताकि आप समझ जाओ, एक्सिस ऐसे कहीं दरमियान में होगा। तो वो जो
एक्सिस अगर मैं बना दूं इसके दरमियान से, तो वही एक्सिस का जो सेंटर होगा वही इस सिलेंडर का भी सेंटर होगा। तो ये तो कॉमन शेप्स हैं, इनका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना जो है बहुत ही आसान सा काम है और आप याद भी रख सकते हो। बट अगर किसी शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको याद नहीं है और आप उसको मालूम करना चाहते हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक ऐसी शेप जो कि अनडिफाइंड शेप है, कुछ भी शेप हो सकती है, इरेगुलर सी शेप हो सकती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से मालूम किया जाएगा, ये भी एक काम है जो कि आता है कि हाउ टू फाइंड द राइट द मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप। कोई इरेगुलर शेप है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करेंगे, तो ठीक है मालूम करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। सो हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, तो नंबर 1 हमें एक इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो कोई कार्डबोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये आपके सामने नजर आ रही है, इरेगुलर शेप है, कोई परफेक्ट शेप नहीं है, ना हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो अनडिफाइंड शेप वाला एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो यही होना चाहिए। अब आप क्या करें, आप 3 होल्स कर लें नियर द एज ऑफ द कार्डबोर्ड। जो कार्डबोर्ड था उसके एजेस के करीब ना, मतलब उसके कॉर्नर से करीब कहीं पर भी 3 होल कर लो। मतलब यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, तो आपने किसी भी 3 कोनों के ऊपर जो है वो होल्स कर दिए, ठीक है। एक हो गया होल ए, एक हो गया होल बी और ये हो गया होल सी, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। स्टेप नंबर 3, सस्पेंड कर दें इस ऑब्जेक्ट को टू स्विंग फ्रीली ऑन अ नीडल और अ नेल थ्रू वन ऑफ द होल्स क्रिएटेड। अब आप किसी भी एक होल के जरिए, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर कहीं से एक नीडल या एक नेल के थ्रू जो है ना उसको लटका दो। ऐसे लटकाओ कि ये फ्रीली जो है वो स्विंग कर सकता हो, झूले की तरह हिल सकता हो, यानी कि लटक जाए, इन सिंपल वर्ड्स। तो ए से भी कर सकते हैं, पहले बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमने स्टार्ट किया उसको ए से हमने इसको लटकाया, और लटकाया तो ये फ्रीली क्या कर सकता है, इस तरीके से वाइब्रेट कर सकता है, मूव कर सकता है। ओके, अब क्या करना है, अब हमने अटैच करना है एक प्लम लाइन को। मतलब ये इस तरीके से मूव करते करते यहाँ पे मूव किया इसने, और फिर इसने इस तरफ मूव किया, मूव करते करते जब ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ गया ना, फिर यहाँ से हमने एक प्लम लाइन को लटका दिया, अटैच कर दिया। प्लम लाइन पता है क्या होती है, बस एक वेट लगा हुआ होता है और उसके ऊपर जो है वो एक धागा होता है। यानी कि प्लम लाइन आप खुद भी बना सकते हो, बस एक रेगुलर जो है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेट, और उसको एक रस्सी से आप बांध दें तो प्लम लाइन कहलाती है। अक्सर अगर कभी देखा हो तो ये मजदूर वगैरह इस्तेमाल करते हैं दीवार को एकदम सीधा बनाने के लिए, प्लम लाइन होती है। और बाकी लैब वगैरह के अंदर अवेलेबल है, अपने टीचर को कह के आप प्लम लाइन देख सकते हो। बस एक वेट होता है और उस वेट को एक धागे से बांधा हुआ होता है। तो वो हमने ए से पहले लटकाया था ना, वहीं से हमने एक प्लम लाइन को लटका दिया। तो ये वेट जो है ना रेस्ट पोजीशन में जैसे ही आएगा तो एकदम स्ट्रेट होगा नीचे की तरफ, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो प्लम लाइन है ना उससे आपने एक लाइन बनानी है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इसी के ऊपर, इस धागे से, धागे की सीध में इस कार्ड के ऊपर ना एक स्ट्रेट लाइन बना लो, रूल उसके जरिए, स्केल के जरिए, ठीक है। तो इस तरीके की एक रेड लाइन मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने बना दी है, ठीक है। ये एक लाइन आ गई, और ये लाइन फॉर एग्जांपल ए से एकदम स्ट्रेट आ रही होगी नीचे की तरफ। अब आप क्या करेंगे, अब आप सेम स्टेप रिपीट करेंगे फॉर बी। अब आपने बी से लटका दिया, ये आ गई प्लम लाइन जो कि बी से लटकी हुई है, ठीक है। बी से आपने इस प्लम लाइन को लटका दिया। मतलब पहले क्या करा, पहले कार्डबोर्ड को बी से लटकाया पेन या नेल पर, और फिर उससे प्लम लाइन लटकाई, तो प्लम लाइन ऐसे करके रेस्ट पोजीशन में आएगी। अब आपने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, धागे की सीध में कार्डबोर्ड के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना लो, तो इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पर। अब यही प्रोसीजर रिपीट होगा फॉर पॉइंट सी। पॉइंट सी से लटकाया, ठीक है, और अब यहाँ पे प्लम लाइन लटका देते हैं, ये आ गई प्लम लाइन। और प्लम लाइन लटकाने के बाद अब इसी प्लम लाइन की मदद से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके की आ जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि ये जो तीनों लाइंस है ना वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, अगर तो आपने प्रैक्टिकल सही परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये जो तीनों लाइंस हैं इनका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, लेट से वो पॉइंट जी हो गया, और वही किसको इंडिकेट कर रहा है, वही इंडिकेट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यही काम आप 4-5 से भी करोगे, 4-5 होल कर लेते और फिर रिपीट करते, तब भी वो 4-5 लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वही कहलाता सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है कैपिटल जी से। सो दैट्स इट। आई होप आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टॉपिक है वो मुकम्मल तौर पे समझ में आ गया होगा। और इरेगुलर शेप की जैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करते हैं, तो आपको अगर कोई भी शेप दी जाए, बोला जाए भाई इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करो, तो आप इस तरीके से उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।